तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें कि सोशल साइंस का सारे सब्जेक्ट जितने, यानी कि सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट जैसे कि जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सारा का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग सारे सब्जेक्ट का पार्ट यानी कि चैप्टर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट का, जो कि सोशल साइंस में जितने भी चार चार सब्जेक्ट है, उसका पार्ट चैप्टर 1 देखे थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो को देखिए। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारा हिस्ट्री में है। हिस्ट्री का चैप्टर 2 है कि इंडो चाइना में राष्ट्रवाद। उसका वहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस कौन था। कन्फ्यूशियस कौन था? तो चीन का विचारक, चीन का सम्राट, या चीन का प्रोफेसर, या चीन का सेनापति। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है वो जगह ए, यानी कि चीन का विचारक। तो कन्फ्यूशियस कौन था? तो चीन का विचारक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि चीन किस देश से मिलकर बना है। इंडो चीन किस देश से मिलकर बना है? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओसा, ये तीनों से मिलके बना है इंडो चीन। तो इसका आंसर समझ होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक बुक के लेखक कौन थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जॉन वैन, जॉन फोर्ड कपोला, या फान बोइचाउ, या फान चू त्रिन्हा। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि फान बोइचाउ। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ। तो फ्रेंच इंडो चाइना का गठन कब हुआ? तो 1887 ईस्वी में हुआ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार आएगा। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपका जो सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 100 में 100 आएगा। अगर आप लोग अच्छे से देखते हो वीडियो तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी मिस नहीं होगा, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप लोग बस जो मेरा सीरीज है उसको आप फॉलो करिए और सारा वीडियो देखिए। जो फर्स्ट सीरीज मैंने अपलोड करी है, मैं दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 4 या 5 सीरीज में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो में रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आया था, तो फिर मैंने एक सीरीज पार्ट 2 बनाया, उसके बाद पार्ट 3, फिर पार्ट 4 करके आपका पूरा सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। सब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं देखते क्वेश्चन नंबर 5 की जेनोवा समझौता किस वर्ष हुआ। जेनोवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1954 में जेनोवा समझौता हुआ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि वियतनाम में रहने वाली फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते हैं। फ्रांस वियतनाम में जो रहते हैं वे फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाते हैं? तो कोलोन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र है जो शामिल नहीं था। जो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र है जो शामिल नहीं था? तो इसका जो आंसर है सी, यानी कि चीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो 1930 में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंगकोर वाट का मंदिर किस देश को बनाया गया है। अंगकोर वाट का मंदिर किस देश को बनाया गया है? तो वियतनाम को बनाया गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अमेरिका तथा वियतनाम के बीच किस संधि से युद्ध समाप्त हो गया। तो पेरिस शांति संधि से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंद चीन में शामिल होने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक सेकेंड, हनोई में कौन सी महामारी फैल गई थी और कब फैली थी। तो कौन सी महामारी फैल गई थी? तो ब्यूबानिक प्लेग 1903 में फैली हुई थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1887 में फ्रेंच इंडो चीन की स्थापना की गई। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि होवा हावा आंदोलन कब शुरू हुआ। होवा हावा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1939 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना संस्थापक कौन थे। कि जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना किया था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो हमारा आंसर है हो जाएगा ए, यानी कि हो ची मिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 15 क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। एक सेकंड और भी है। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं हम लोग कि
वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो किस अमेरिकी के राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो जॉर्ज वॉशिंगटन, निक्सन, या जॉन ए कैनेडी, या एफ रूजवेल्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा होगा बी यानी कि निक्सन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो होची मिन, फोन बोई चाउ बिस्मार्क, या चान चाउ इन मिल। तो यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए यानी कि होची मिन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि बीसवीं 20वीं सदी के पहले, ठीक है, यहाँ पे होगा सदी। 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? तो उत्तर की ओर चलो, दक्षिण की ओर चलो, या पूर्व की ओर चलो, या पश्चिम की ओर चलो। तो यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर होगा सी यानी कि पूर्व की ओर चलो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो सिलोन, मिलोन, कोलोन, या विलेन। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि कोलोन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि लियांग लियांग किचोआ कौन था? लियांग किचोआ कौन था? तो चीनी सुधारक था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिविक्स का क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन, ठीक है। और मेरा गलती से बोला गया था कि सिविक्स है, ये हमारा पहला ज्योग्राफी, ठीक है, कि ऑप्शन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, ये पहला क्वेश्चन हमारा। किन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है? तो किन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा कि ऐसी कौन सी सबसे गहरी खारे जल की झील है? तो खारे जल की झील कौन सी है? तो मृत सागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि पृथ्वी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है? तो 3/4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे बड़ी झील कौन है मीठे जल की सबसे बड़ी झील? तो सुपीरियर झील। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सॉरी सिक्स्थ है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि पानी पीने वाला जल कितना उपलब्ध है, कितना परसेंट उपलब्ध है? तो 2.5% यानी कि 2.5% पीने का पानी उपलब्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि बांधों को आधुनिक भारत के किसने कहे थे? जो बांधों को वो आधुनिक भारत के किसने कहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो कोसी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 कि भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात कौन से क्षेत्र में है? तो कौन से क्षेत्र में है? तो बी सिंचाई में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है? तो सबसे ऊंची झील का नाम है टीटी काका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि महानदी रेसिंग पर निर्मित बहुउद्देश्य परियोजना है? तो बाहर कौन सी परियोजना है? तो हीराकुंड परियोजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है? तो कौन सबसे महत्वपूर्ण योजना है? तो इंदिरा गांधी नगर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 की कौन से राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो डी गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिविक्स यानी कि संवाद से, ठीक है, चैप्टर 2 है सिविक्स का संवाद। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राज्य सूची में नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में से किस देश में सरकार का संधि रूप है? किस देश में सरकार का संधि रूप है? तो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जब सट्टा केंद्र राज्य सरकारों से छीन ली जाए तो स्थानीय सरकार की को दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर डी यानी कि विकेंद्रीकरण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंचायत राज की प्रणाली में शामिल कौन है? पंचायती राज की प्रणाली में कौन शामिल है? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किनके पास है? तो किनके पास है? राज्य और संघ के पास।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान को 8वीं सूची के कितने भाषाओं में बांटा गया है? तो कितने भाषाओं में बांटा गया? टोटल 22। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है, अवशिष्ट अधिकार है केंद्र के पास, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायती राज का विषय है, तो पंचायती राज का विषय है राज्य की सूची में, राज्य की सूची में, ठीक है, ना कि केंद्र की सूची में, समवर्ती सूची में भी नहीं, तो इसका मतलब राज्य की सूची में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से संघ संघ सूची का विषय नहीं, तो संघ सूची का विषय क्या नहीं है? तो कानून और व्यवस्था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मेयर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि दुनिया के कितने देश के संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो कितने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो 25 देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है, भारत संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है, तो कौन से कौन? तो संघीय संसद, ठीक है, संघीय संसद को। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? बेल्जियम में किस प्रकार की? यहाँ पे हमारे को बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो बी हमें संघात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की निम्न में से कौन से देश की सरकार एकात्मक है? तो कौन से देश की सरकार एकात्मक है? तो श्रीलंका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का हमारा चैप्टर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। यहाँ पे होगा क्षेत्रक, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा क्षेत्रक, सॉरी क्षेत्रक, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिश्रण अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो मिश्रण अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व या औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग या वृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, या हमारा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो हमारा आंसर है वो होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आर्थिक कार्य के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जाता है या किया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है? तो कौन सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है? तो कृषि, डेयरी, मत्स्य या उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपयुक्त सभी। तो इसका फोर्थ का जो हमारा आंसर है सी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी बैंक के कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो फिफ्थ का जो हमारा आंसर है वो सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्य दिखाई देती है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्य दिखाई देती है किसमें? कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्रियों में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी क्षेत्रों में। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, ए, यानी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा करके प्रचंड बेरोजगारी दिखाई देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे योगदान किस क्षेत्र का, सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का? तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र का। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या बाहरी क्षेत्र में। तो 8 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो रोजगार की शर्तें, या आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, या उद्यमों का स्वामित्व, या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। तो 9 का जो हमारा आंसर है सी, यानी कि उद्यमों का स्वामित्व। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे तो उसे उसे उस काम को क्या कहा जाता है? तो उस काम को क्या जाता है कि यानी जिस काम को करने के लिए 4 आदमी चाहिए तो उसके लिए 5 या 6 आदमी लगा, तो उसको क्या बोलेंगे? तो बेरोजगारी, मौसम बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, या मौसम बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी। 13 का जो हमारा आंसर है यानी कि प्रचंड बेरोजगारी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है
है उपरोक्त सभी। कृषि भी आता है, डेयरी वानिकी भी आ जाएगा, मछली पकड़ना, खनन करना या डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो हमारा आंसर है 11 का जो हमारा हो जाएगा ए यानी कि कृषि। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो कि भारत में कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहता है। तो इसका जो हमारा आंसर सी हो जाएगा, सी यानी कि 61%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो उद्यमों का स्वामित्व के प्रकार वर्गीकृत पर आधारित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि वह कौन सी गतिविधियां हैं जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, वह कौन से क्षेत्र में आती है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 14 का जो हमारा आंसर है सी यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि लाभ के उद्देश्य से किस क्षेत्र में गतिविधियां निर्देशित नहीं की जा सकती। तो संगठित क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में या असंगठित क्षेत्र में। तो 15 का जो आंसर है वो बी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का। तो गाइस अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा यूजफुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।